जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। और यहां पर हम डेली करंट अफेयर्स को जो है गाइस कवर करते हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ हमारे पेड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसकी जानकारी मैं थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड कराता हूं। और साथ ही साथ आपको बता दें, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलेंगी। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपी एसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूं। तो देखो यार, आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता चल रहा हूँ उसको एक रफ में जो है वो नोट डाउन करते रहना है। यानी कि सिंपली आपको लेक्चर को जो है वो ध्यान से सुनना है, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। पेन और पेपर लेकर इसलिए बैठो क्योंकि हर एक टॉपिक के एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बनवा के दूंगा, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होने वाला है। राइट? तो बहुत ध्यान से जो है वो पूरे टॉपिक को जो है वो सुनिएगा। और लास्ट लेक्चर में मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के जो है वो कमेंट आए, जिसमें ईशा ठाकुर ने जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो दिए हैं। वेरी गुड। और फिर इसके अलावा गोल्डी एलेक्स, जिन्होंने अपना नाम जो है बताया, बहुत बढ़िया नाम है, मदर टेरेसा एलेक्सेंडर, बहुत बढ़िया। तो आई एम सो शॉर्ट टर्म इन मेमोरी लॉस। नहीं नहीं भाई, कोई आप शॉर्ट टर्म नहीं हो मेमोरी लॉस में। एंड आपने एक चीज मेंशन करी है कि प्लीज टेल मी फ्रॉम स्क्रैच माय कोर्स इज अ वैलिड 2025 फुल बैच। मतलब आप एक काम करो, कुछ मत करो, आप ये जो दिया गया नंबर है ना, इस नंबर पर आप कांटेक्ट जो है वो कर लो और बैचेस की इंफॉर्मेशन वहां से आपको जो है वो मिल जाएगी। बिल्कुल अपने जनरल स्टडीज को जो है वो स्ट्रॉन्ग करो। वहां पे बता दो कि आप कौन से स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो या किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आपका बैच वहां पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और वहां पर टीम से जो है बात कर लो आप, और बैच जो है वहां से ले लो। तो और फिर उसके बाद फिर रेगुलर जो है वो, आपने जैसे बोला है कि आप 6 घंटे जो है वो निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो भाई 6 घंटे मोर देन एनफ है। आपको 4 से 6 घंटे अगर आपने रेगुलर बेसिस पर पूरे एक साल तक पढ़ाई कर ली तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, है ना? बट हाँ, जैसे ही एग्जामिनेशन आता है तो उससे पहले ऑब्वियस ही बात है कि आपको 10-10, 11-11 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिवाइज करना है पूरे साल की चीज़ है। वो तो अपने आप मोटिवेशन डेवलप हो जाता है। पहले स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करो। जिसकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि सिर्फ स्टार्ट करो लेक्चर को सुनने से, खुद से पढ़ो ही मत। और वैसे भी आपको खुद से पढ़ना ही नहीं है। जब आप ज्वाइन कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूशन को, तो ऑब्वियस ही बात है कि दे विल गोइंग टू गाइड यू कि हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट। तो हम आपको यहाँ पर गाइड करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना? जीएस के बैच में आपको जनरल स्टडीज की चीजें मिलने लगती हैं। तो रेगुलर बेसिस पर जब आपके पास लेक्चर आने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टास्क कंप्लीट होता रहेगा, ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ाई होती रहेगी, ऑटोमेटिकली आपको चीजें ध्यान में रहेंगी। फिर आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंडक्ट होगी टेस्ट सीरीज वगैरह के थ्रू। तो उससे आप एक रेगुलर थीम में रहोगे। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना बेहतर होता है। और जो लोग सेल्फ स्टडी भी करते हैं उनके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम जो है वो निकलता है। बट आप रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो। इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको बेसिकली कंसिस्टेंट रखने में बस हेल्प कर देता है। तो अगर आप निकाल सकते हैं 4 से 6 घंटे तो बहुत अच्छा है। आराम से आप 1 से 1.5 साल में इस एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। और अब देखो क्या होता है कि अननेसेसरली ऐसी प्लेसेस जहाँ जो आपका टाइम वेस्ट कर रही हो, तो आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट फॉर 1 और 2 ईयर्स। फिर उसके बाद तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो फर्स्ट फोकस ऑन योर सिलेक्शन। फिर आयुषी सिंह ने भी जो है आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। समीर भटनागर का भी एक मैसेज मेरे पास जो है वो आया है। श्वेता जोशी का भी मैसेज आया है। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने करी है अपने आंसर में, बट ठीक है, इट्स वेरी गुड। और फिर उसके अलावा दीपाली ने भी आंसर जो है वो दिए हैं। दीपांशी दीपांशी का आंसर पता नहीं क्यों, मतलब आजकल कम आप आंसर्स दे रहे हो। आंसर देना शुरू करो भाई, जैसे आपकी रेगुलरिटी पहले थी वैसे कंटिन्यू रखो दीपांशी। और फिर बट ठीक है, यू आर डूइंग गुड। बट फिर भी आंसर जो है वो देते रहो सभी लोग। प्रीति मिश्रा का भी आंसर जो है वेरी गुड यार। दिव्य प्रकाश, वेरी गुड। तो इसी प्रकार से आंसर जो है वो देते रहें। और जो भी आपके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे शेयर करें। मैं आपको नेक्स्ट डे लेक्चर के दौरान जो है वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा। तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो सेशन को जो है वो शुरू कर रहे हैं हमारे।
तो हमारा जो पहला टॉपिक है ये है नाराहरी तीर्थ। नाराहरी तीर्थ जो हम लोग को, नरहरी नरहरी तीर्थ जो है उसकी विरासत से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनना। ये आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो हम एक ऐसे महान संत और स्कॉलर विद्वान के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर थे बल्कि एक बहुत ही जाने माने, बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर और कल्चरल इनोवेटर भी थे। हम बात कर रहे हैं नरहरि तीर्थ के बारे में, इनकी लेगेसी के बारे में, जिनका नाम मेडिवल इंडिया के रिलीजियस और कल्चरल हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट 50% चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में एक डिस्कवरी हुई है। विशाखापट्टनम के अंदर हम लोग को एक टेम्पल देखने को मिलता है जिसका नाम है सिम्हाचलम टेम्पल। सिंहाचलम मंदिर जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, वहां पर 13वीं सेंचुरी के संत नरहरि तीर्थ की 3 फुट का स्टैचू डिस्कवर हुआ है। राइट, तो ये एक न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी मत लिखो, बाद में लिखवा दूंगा। स्टैचू उन्हें दिखाती है पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट होल्ड करते हुए, यानी कि एक पाम लीफ की इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो हाथ में पकड़ी हुई थी। ये ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि जो है वो ये पकड़े हुए थे संत। ऐसी मूर्ति हम लोग को 3 फुट की जो है वो देखने को मिल रही है। और उनके आसपास उनके फॉलोअर्स भी हैं मूर्ति में। और ये मूर्ति जो है वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक प्रमाण है उनके इंटेलेक्चुअल और कल्चरल कंट्रीब्यूशन का। तो आपसे तो क्वेश्चन आ सकता है कि नरहरि तीर्थ जो है वो किस जगह से एसोसिएटेड है। तो आपको तो ये आंध्र प्रदेश जो है वो ध्यान में रखना है। फिर नरहरि तीर्थ के बारे में थोड़ी सी जो है वो हम लोग चर्चा करें तो गाइज इनका जन्म 1243 एडी में हुआ था। और ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में से बिलोंग करते हैं, यानी कि रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि आज के आंध्र प्रदेश का पार्ट है। वो सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन भी थे, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के अंडर 30 साल तक अपनी सर्विस दी, जहां उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्पिरिचुअल परस्यूट्स को बैलेंस किया। यानी कि प्रशासन के साथ साथ अध्यात्म को भी उन्होंने उसका संतुलन जो है वो मेंटेन करके रखा। इनके कुछ कंट्रीब्यूशन की बात करें तो नरहरि तीर्थ के मतलब इन्होंने जो रूलर्स हैं उनको सनातन धर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की सलाह दी थी। यानी कि इनके समय पर जो शासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब जो किंग थे, रूलर्स थे, तो इन्होंने कहा था कि भाई देखो आपको जो है वो सनातन धर्म को जो है वो फॉलो करना है। और टेम्पल मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम इन्होंने स्टैब्लिश किया था कि प्रॉपर तरीके से टेम्पल्स का मैनेजमेंट हो। और इस बात का एविडेंस हमें सिंहचलम और श्री कुरमन मंदिर जो है उनके इंस्क्रिप्शन में मिलता है। यानी कि वहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उनको पढ़कर ये चीज पता लग जाती है कि इनका ये कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने टेम्पल को प्रॉपर स्ट्रक्चराइज किया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से चले उस पर इन्होंने ध्यान दिया। राजाओं को बोला कि वो सनातन धर्म को जो है वो फॉलो करें। उन्होंने मतलब काफी सारे टाइटल्स हासिल किए हैं, काफी सारे उनको नाम जो है वो मिले हैं। जैसे अलग अलग नाम के बारे में बात करें तो एक नाम इनका बहुत ही फेमस है, लोका सुरक्षा अति निपुण, है ना। तो ये इनका नाम हम लोग को देखने को मिलता है, लोका सुरक्षा अति निपुण, जो उनके गवर्नेंस में एक्सेलेंस को सिग्निफाई करता है, बताता है कि भाई इन्होंने अपने शासन के दौरान जो है वो काफी बेहतरीन काम जो है वो किया है। तो ये कुछ उनकी उपलब्धियां हैं जो अभी हमने देखी। फिर इसके अलावा आगे की चर्चा करें तो नरहरि तीर्थ जो है वो माधव आचार्य के फॉलोअर थे, पॉइंट नंबर 1। और उन्होंने द्वैत वेदांत और माधव ट्रेडिशन को आंध्र प्रदेश और ओडिशा में जो है वो स्टैब्लिश किया प्रॉपर तरीके से। और उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनका प्रचार जो है वो सेक्युलर हो, यानी कि सभी धर्म के लोग जो है वो इससे सीखें, किसी को भी इग्नोर ना करें। और पुराने वैष्णव ट्रेडिशन के साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट करें, यानी कि पुराने वैष्णव ट्रेडिशन के साथ ही जो है वो इसको रखा जाए, है ना। द्वैत वेदांत की फिलॉसफी याद रखना, माधवाचार्य की, ये इनके फॉलोअर थे माधवाचार्य जी के। फिर इसके अलावा ये वाली चीज जो है वो हमने बात करी। फिर उनका इंटेलेक्चुअल लेगेसी के बारे में बात करें तो उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ शासन तक ही नहीं, रिलीजियस तक ही नहीं लिमिटेड था।
उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं जो माधव आचार्य की टीचिंग्स को एक्सप्लेन करती हैं। आज के समय में सिर्फ दो वर्क्स इनके हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, गीता भाष्य और भाव प्रकाशिका। यही सरवाइव कर रहे हैं, यही प्रॉपर तरीके से देखने को मिले हैं। और नरहरि तीर्थ कन्नड़ में डिवोशनल सॉन्ग्स लिखने वाले पहले संत थे, यानी कि भक्ति संगीत लिखने वाले पहले संत ये नरहरि तीर्थ थे, कन्नड़ में लिखी थी इन्होंने। और ये डिवोशनल लिटरेचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इनका, यानी कि काफी सारे इन्होंने धार्मिक किताबें भी जो है वो लिखी हुई हैं। फिर इसके अलावा इनके कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो नरहरि तीर्थ की कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी काफी रिमार्केबल है। उन्होंने दो मेजर आर्ट फॉर्म्स का प्रचार किया। एक है यक्स अ, यक्स आगन बायलता, राइट, यक्स आगन बयालता, बयालता, यक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं ना यक्ष, तो ये उसी से बना है, यक्ष आगन बयालता, यक्षागन भी जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये ट्रेडिशनल डांस ड्रामा है कर्नाटक का, तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। फिर कुचिपुड़ी डांस, तो इसको भी इन्होंने फैलाया। आंध्र प्रदेश के क्लासिकल डांस स्टाइल जो उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ही इवॉल्व हुए हैं। तो उन्होंने कल्चरल एक्सप्रेशन को डिवोशनल थीम के साथ ब्लेंड करके इन आर्ट फॉर्म्स को सरवाइव करने का मौका दिया। तो इन्होंने ये जितने भी आर्ट फॉर्म थे उसको जो है वो बेसिकली कल्चर के साथ जो है वो मिक्स कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। और अपने आखिरी समय में नरहरि तीर्थ माधवाचार्य के साथ उडुपी में थे, जहां उन्होंने अपनी जो किताबें थी और जो उनकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। और उनकी समाधि हम्पी के तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जहां उनकी लेगेसी माधव ट्रेडिशन के थ्रू आज भी रेजोनेट जो है वो करती है। फिर इसके अलावा ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो फिफ्थ से लेकर 15 सेंचुरी तक रूल करती थी, रिलीजियस और कल्चरल एडवांसमेंट के लिए काफी फेमस है। अनंत वर्मन चौथ गंगा और नरसिम्हा देव वन ऐसे शासक ने आइकॉनिक टेम्पल्स, बेहतरीन टेम्पल्स जैसे कि जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाए। सिंहचलम मंदिर जहां नरहरि तीर्थ मूर्ति मिली है अभी आज की डेट में, भी रिसेंट डिस्कवरी हुई है। और कलिंग और द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक स्टनिंग एग्जाम्पल ये हम लोग को देखने को मिलता है यहां पर इस मंदिर में, सीमाचलम मंदिर में। तो अब नोट्स की बारी आती है। टॉपिक समझ में आ गया आपको? अब आपको इनसे रिलेटेड क्या चीज याद रखनी है? अब आपको समझ में आ गया नरहरि तीर्थ कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। पहले तो उनका नाम लिख लो टाइटल में, फिर लिखो न्यूज, न्यूज करके डैश लिखो 3 फुट स्टैचू, फिर 13 सेंचुरी, 13 सेंचुरी संत लिख लो, तो आपको पता लग गया नरहरि तीर्थ का 3 फुट का स्टैचू मिला। नेक्स्ट पॉइंट में 13वीं सेंचुरी के ये संत है। और कहां पर मिला? तो ये सिंहाचलन मंदिर जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, वहां पर। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये मंदिर जो है वो कहां पर है। ठीक है, अब इसके नीचे जो है वो आप लिखो आ, ये द्वैत फिलोसोफर, स्कॉलर और कल्चरल इनोवेटर थे। कौन थे ये? द्वैत दार्शनिक, विद्वान और सांस्कृतिक नव प्रवर्तक थे। ठीक है, अब इनका इनका जन्म और इनकी डेथ का यानी कि इनका टाइमलाइन लिख लो। जहां पर इनका टाइटल लिखा होगा ना अपने सबसे ऊपर, नरहरि तीर्थ, तो वहीं पर लिख लो 1243 से लेकर 1333 एडी। द्वैत फिलोसोफर वगैरह आप ऑलरेडी लिख ही चुके हो। ठीक है, ये सब लिखने की जो आपको आवश्यकता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर थे, ऑब्वियसली फिलोसोफर हैं, स्कॉलर हैं, है ना? ठीक है, हाँ, ये लिख लो, सर्व्ड 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 एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, है ना? सर्व्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासन अधिकारी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसके तौर पर इन्होंने सर्व किया ओवर 3 डिकेड्स अंडर ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। 3 दशक पूर्वी गंगा राजवंश में 3 दशक तक इन्होंने एज अ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम किया। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना मर्ज या फिर इंटीग्रेटेड, मर्ज या फिर इंटीग्रेटेड, एकीकरण किया इन्होंने किस चीज का? एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी विद स्पिरिचुअल परस्यूट्स। इन्होंने आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ प्रशासनिक कर्तव्यों का एकीकरण किया। ये ब्रैकेट में लिख लेना बस, और कुछ नहीं है ना? इन्होंने सनातन धर्म को जो है वो एडवोकेट करने पर फोकस किया, सपोर्ट किया, उसको बढ़ावा देने पर फोकस किया। ये सब बेसिक सी चीजें जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है।
टाइटल्स लिख लो इनके, टाइटल्स कभी कभी एग्जाम में ये लोग जो है वो पूछ लेते हैं, ये पूरा टाइटल लिख लो आप। पहला तो लोका सुरक्षा अति निपुण, और यो अवति कलिंग भू संभवन, यो अवति कलिंग भू संभवन। तो ये दो टाइटल्स इनके हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो फॉलोअर ऑफ माधव माधव आचार्य। द्वैत फिलोसफर आप ऑलरेडी लिख ही चुके हो, तो ये फिर से लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब वैष्णव ट्रेडिशन जो रामानुज जी के द्वारा यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था, तो उन्हीं के साथ साथ ये यहाँ पर भी बिल्कुल बिना इंटरफियर किए अपना खुद का माधव ट्रेडिशन भी जो है वो सेक्युलर तरीके से स्टैब्लिश कर रहे थे। तो स्टैब्लिश द माधव ट्रेडिशन, स्टैब्लिश द माधव ट्रेडिशन, बस इतना लिख दो आप। ठीक है। हाँ, टू वर्क्स लिखो आप, इनके इनकी किताबों के नाम, गीता भाष्य और भाव प्रकाशिका। ये कभी कभी किताबों के नाम जो है पूछ लेते हैं, किताब जो है वो किसकी है। ठीक है। एक और किताब है, ये डिवोशनल लिटरेचर हम लोग को देखने को मिलती है, ये डिवोशनल सॉन्ग है बेसिकली, ये लिखो डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति गीत, देव वर्मन इन कन्नड़। ठीक है, ये लिखोगे आप भक्ति गीत डिवोशनल सॉन्ग डैश देव, देव वर्मा, देव वर्मास, देव और नमाज, या देव वर्णमास इन कन्नड़। ठीक है। प्रपोगेटेड टू आर्ट फॉर्म्स, प्रचार किया इन्होंने दो कला रूपों का। एक है यक्षगान बयालत, यक्ष, यक्षगान बयालत, ब्रैकेट में लिख देना ट्रेडिशनल डांस ड्रामा पूरा का पूरा, और डैश कर्नाटक। नेक्स्ट कुचिपुड़ी डैश आंध्र प्रदेश। तो ये इन्होंने प्रचार किया है, इसका फैलाया। ठीक है। फिर माधवाचार्य के साथ जो है उन्होंने अपना जीवन जो है वो बिताया काफी लंबे समय तक। इनकी मृत्यु के बाद जो है वो उनकी अस्थियों को हम्पी में जो है वो रखा गया। तो याद रखिएगा, आफ्टर हिज डेथ, तो इनकी जो वो थी ना समाधि, तो अब ये मेंशन कर सकते हो, चक्र तीर्थ हम्पी के नजदीक, तुंगभद्रा नदी के नजदीक इनकी समाधि हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है। अब ईस्टर्न गंगा और इसके बारे में आपको अभी लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है। आपको पता है आनंद वर्मन चौथ गंगा, जगन्नाथ टेम्पल से एसोसिएट, नरसिम्हा देव वन, कोणार्क सन टेम्पल, ये सब तो ये आपको ऑलरेडी बताइए। ठीक है। तो ये अभी के लिए करने की आवश्यकता नहीं। तो ये था पूरा वाला टॉपिक, होपफुली आपने पूरे नोट्स जो है अच्छे से बना लिए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो लेकर चलता हूं, जो कि अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड आप नोट्स ऑलरेडी अपने जनरल स्टडीज में बना ही लोगे, राइट। तो इनके बारे में सिर्फ ध्यान से सुनने की कोशिश करो। तो देखो, क्या आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में और उनकी आजादी की लड़ाई के जज्बे का आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल पर गहरा असर है। मतलब सुभाष चंद्र बोस की जो फैन फॉलोइंग है वो नेक्स्ट लेवल है बॉस। और आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे पराक्रम दिवस 2025 के बारे में, जो नेताजी के 120th जन्मदिन पर उनकी अमर विरासत को याद करने का एक खास दिन है। तो ये तो लिख लो आप, पराक्रम दिवस अभी के अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया पराक्रम दिवस, तुरंत लिखते जाओ, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें सुनने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड ज्यादा नोट्स नहीं बनवाऊंगा मैं। और इनका 120th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को इस साल देखने को मिला, 23 से लेकर 25 जनवरी 2025 ओडिशा कटक बाराबाती फोर्ट में मनाया गया। तो 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाता है, याद रखना है। इस बार ओडिशा के कटक में बनाया गया, बाराबाती फोर्ट में, बाराबाती किले में। इसमें एक बहुत ही विशाल सेलिब्रेशन जो है वो हो रहा था। जो एक और विशेष मौका रहा कि राज बिहारी बोस की 80th डेथ एनिवर्सरी को भी याद किया गया।
और राज बिहारी बोस वो व्यक्ति थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज की बुनियाद रखी और नेताजी को इसकी जिम्मेदारी दी थी। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये 88th डेथ एनिवर्सरी के साथ कोइंसाइड कर गया ये वाला इवेंट। राज बिहारी बोस जिन्होंने मेंटर जो है वो किया था, जो मेंटर थे सुभाष चंद्र बोस जी के, इन्होंने ही बेसिकली जो है वो आजाद हिंद फौज जो थी उसकी बेसिकली कमान जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में रहे वो संभाली थी, जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस जी को दी थी। तो अब कुछ और फैक्ट्स के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। तो पराक्रम दिवस के बारे में तो हमने जो है वो चर्चा करी है। नेताजी के अर्ली लाइफस्टाइल के बारे में जो है वो चर्चा करें तो देखो यार, नेताजी का जन्म 1897 में कटक ओडिशा में हुआ था। एक इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर बनने के बाद भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए काम करने की बजाय आजादी की लड़ाई को चुना था। फोर्थ रैंक आई थी इनकी, फोर्थ रैंक इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर। इंस्पायर होना चाहिए इनसे आपको। उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया, इन्होंने बोला कि भाई मैं नहीं करूंगा अंग्रेजों की गुलामी, मुझे मेरा देश प्यारा है। तो यही चीज है कि अगर आप किसी चीज पे फोकस करते हो तो आप उसको अचीव कर ही लेते हो। आप भी कर लोगे सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक। तो नेताजी की लीडरशिप स्टाइल एक यूनिक ब्लेंड था इंडियन और वेस्टर्न कल्चर का। 1941 में उन्होंने ब्रिटिश कस्टडी से भागकर जर्मनी का सफर तय किया और एक्सिस पावर्स नाजी जर्मनी और जापान से भारत की आजादी के लिए मदद मांगी। उनका सबसे मशहूर मशहूर नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा। तो आप सभी लोग जानते ही हैं इनके बारे में। फिर आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में जो है हम लोग चर्चा करें तो 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद गवर्नमेंट की स्थापना करी, जो 9 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था। उन्होंने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बनाया, जो एक ऑल वुमेन कॉम्बैट यूनिट थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। ये रेजिमेंट जेंडर इक्वलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण था। 1945-1946 के आईएनए ट्रायल्स ने पूरे देश में एक नए जज्बे को जन्म दिया। देश के लोगों ने नेताजी के अ, फौजियों के लिए अपना पूरा समर्थन दिखाया। तो नेताजी और गांधी जी के सोचों में गाइस काफी अंतर भी थी, हम लोग को यह भी देखने को मिला। आपको क्वेश्चन भी कई बार मेंस में पूछा जाता है, गांधी वर्सेस बोस। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी जो थिंकिंग थी, इसमें काफी डिफरेंस था। गांधी जी वही नॉन वायलेंस की स्ट्रेटजी इन्होंने अडॉप्ट की हुई थी। अच्छा, गांधी जी की नॉन वायलेंस की स्ट्रेटजी भी जो थी ना, कई सारे लोग कॉमन मैन जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि यार देखो, गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे कि वो बिल्कुल भी हिंसा पसंद नहीं करते थे। ठीक है, गुड, हिंसा पसंद नहीं करना अच्छी बात है, बट ये उनकी बेसिकली एक स्ट्रैटेजी थी ब्रिटिश एम्पायर को खत्म करने की। अब वो क्या थी, वो आप जीएस के जब टॉपिक्स पढ़ोगे तब आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग उसकी क्रिएट होगी। बट ये उनकी एक पक्की स्ट्रैटेजी थी जो सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए आपको। अब देखते हैं, कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कि ये इनकी जो नॉन वायलेंस जो स्ट्रैटेजी थी, इनका कैरेक्टर ये स्ट्रैटेजी थी या फिर गांधी जी का कैरेक्टर ऐसा था, बताओ। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि अगर आपसे इंटरव्यू में या मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गांधी जी की जो नॉन वायलेंस का जो प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत था, जो डॉक्ट्रिन जो थी उनकी नॉन वायलेंस को लेकर, तो वो क्या एक सोची समझी प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, या फिर वो उनके कैरेक्टर को डिफाइन करती है, गांधी जी के पर्सनालिटी को डिफाइन करती है? बताओ, क्या बताओगे। और इसमें मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पहले तो आप ये दोनों मिक्स आंसर लिखोगे या बताओगे किसी को तो दोनों ही बोलोगे यार दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। उनकी प्लानिंग भी थी और उनका ये पर्सनालिटी भी थी ऐसी, है ना। और प्लानिंग क्यों थी तो उसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से। और ये जीएस में जब आप ध्यान से घुसकर टॉपिक को पढ़ते हो तब आपको इसके बारे में पता लगता है। अब सुनो, गांधी जी नॉन वायलेंस और डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को प्रमोट करते थे, बट नेताजी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्ष में थे। अब दोनों के अलग तरीके होते थे, है ना। दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत की आजादी। फिर इसके अलावा नेताजी का कंट्रीब्यूशन एक मिसाल है लीडरशिप, विजन और पेट्रियोटिज्म का। और आज भी पराक्रम दिवस हमें एक नए जज्बे को जगाता है हमारे अंदर, जो हमें यूनिटी और करेज की तरफ जो है वो इंस्पायर करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में एक आपको अच्छा आइडिया जो है वो होना चाहिए। इसमें बाकी और कुछ चीजें नहीं है ध्यान में रखने की। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ पूरी चीजें, कुछ चीज होगी ध्यान में रखने वाली, तो आप लिख लेना।
बाकी ये चीज तो पराक्रम दिवस के बारे में आपने लिख ही लिया, राज बिहारी बोस की 88th डेथ एनिवर्सरी और सुभाष चंद्र बोस जी की 128th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है। फिर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार जो है पराक्रम दिवस 2001 में हम लोग को देखने को मिला था, कहां पर? कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल में, विक्टोरिया मेमोरियल में। इंडिया गेट न्यू दिल्ली के अंदर होलोग्राम स्टैचू जो है वो नेताजी का 2022 में लाया गया। 2023 में 21 आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम जो है वो परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पर रखा गया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, जो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 2024 में एक इवेंट हुआ था रेड फोर्ट में, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स, आईएनए ट्रायल को जो है वो सिंबलाइज किया गया। ठीक है। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में आप लोग जो है वो जानते ही हो, पढ़ोगे या फिर के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। वेस्टर्न और इंडियन कल्चर का कंबाइंड लाइफ इनकी हम लोग को देखने को मिली थी। राज बिहारी बोस बंगाल के एक रिवोल्यूशनरी लीडर, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के लिए और आजाद हिंद फौज पर इन्होंने काम किया। ठीक है। 1941 में नेताजी जो है वो ब्रिटिश कस्टडी से भाग गए थे, जर्मनी गए वाया अफगानिस्तान एंड सोवियत यूनियन। फिर एक्सिस पावर से उन्होंने सपोर्ट मांगी, जर्मनी, जापान। फिर 90 डेज की जर्नी में जर्मनी टू जापान में काफी सारी चीजों पर इन्होंने जो है वो काम किया। खतरनाक यात्रा थी उनकी, बट डटे रही है। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए, इनिशियली कैप्टन मोहन सिंह ने इनको लीड किया था 1943 में, नेताजी के नेतृत्व में। इसके अंदर इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर थे, जिनको जापानी इसके द्वारा कैप्चर किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। फिर इंडियन नेशनल आर्मी का चलो दिल्ली कैंपेन, इसमें जो है वो इनका ऑब्जेक्टिव था इम्फाल और कोहिमा की ओर से इन्होंने मार्च जो है वो करी, चलना जो है वो शुरू किया दिल्ली की तरफ। फिर 1945 में जापान की हार जब हुई तो कैंपेन जो है वो रुक गया, चलो दिल्ली कैंपेन, याद रखना। आईएनए का कैंपेन है ये, चाहो तो लिख लो जिसको नहीं पता। फिर आजाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, नेताजी ने स्टैब्लिश करी थी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आजाद हिंद की 1943 में। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ऑल वुमेन कॉम्बैट यूनिट था, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। ठीक है। गांधी जी और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं तो हमने ऑलरेडी जो है वो देख ली। एक तो अप्रोच को लेकर, वो नॉन वायलेंट और ये थोड़े से वायलेंट। बाकी इनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिमिलर ही हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक अवार्ड जो है वो दिया जाता है। 2018 में अवार्ड शुरू किया गया था। आपदा प्रबंधन आपको बताइए, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। 23 जनवरी को जो है वो हर साल ये अवार्ड अनाउंस किया जाता है, जिसमें 51 लाख रुपए इंस्टीट्यूशन को और 5 लाख रुपए इंडिविजुअल्स को जो है वो दिए जाते हैं, जो आपदा प्रबंधन की फील्ड में जो है वो काम करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। बस दैट्स इट गाइस, इसमें सिर्फ इतनी ही चीजें थी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। ये भी अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो स्टेटलेस रेफ्यूजी के का मसला और इंडियन सिटीजनशिप के लीगल पाथवेज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रेफ्यूजी तो आपको ऑलरेडी पता है ना, कि जो लोग अपनी कंट्री छोड़कर जो भाग जाते हैं। तो अभी देखो क्या हुआ है कि मद्रास हाई कोर्ट के एक रीसेंट केस ने फिर से एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल उठा दिया है कि क्या हम अपने देश में रहने वाले लॉन्ग टर्म रेफ्यूजीज को एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ देख रहे हैं, एक इंसानी अप्रोच के साथ देख रहे हैं, या इंसानियत की नजर के साथ देख रहे हैं। देखो ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है गाइस। हमारे यहाँ पर काफी सारे रेफ्यूजीज आकर इंडिया, ये बांग्लादेश की बॉर्डर पर रुके हुए हैं, रोहिंग्यास। और एक श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी जो 1984 से इंडिया में रह रहा है, उन्होंने अपने इंडियन सिटीजनशिप एप्लीकेशन के रिव्यू के लिए पिटीशन फाइल करी थी कि भाई मुझे इंडियन सिटीजनशिप दे दो यार। यानी कि ये तमिल रेफ्यूजी ने बोला, श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी ने,
कि मुझे जो है इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, और 1984 से इंडिया में है वो। और कोर्ट ने यूनियन मिनिस्ट्री को कहा कि इस एप्लीकेशन को रिव्यू करें। तो सोचो आप कितने समय से रेफ्यूजीज परेशान हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि देखो इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी तभी तो जाकर उनको एज अ इंडियन रेसिडेंट के बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे, इंडियन सिटीजनशिप के बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे, जैसे कि वेरियस जो स्कीम्स होती हैं सरकार की, है ना, तो उनके बेनिफिट। तो ये पूरा मुद्दा हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। आगे की बात जो है वो करते हैं हम लोग। पहले तो स्टेटलेस होने का मतलब आपको पता है ना, कि ना एक व्यक्ति के पास अपने देश का सपोर्ट है, ना उस देश का जहां वो रह रहा है, यानी कि दोनों ही कंट्रीज उसका सपोर्ट नहीं करेगी। तो वो अपनी कंट्री से भाग कर आ गया, अब दूसरी कंट्री जहां पर उसको शरण मिल रही है, तो सिर्फ उसको थोड़ी सी जगह में रहना, खाना पीना, बस वो मिल रहा है, बेसिक नीड्स। बाकी उसके अलावा कोई स्कीम का किसी तरीके से बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा। और बेसिक नीड्स भी बेसिक नहीं है यहां पर, राइट, उससे भी कम आप ये कह सकते हो। तो प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, ना प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस मिल रही है, ना जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी है। कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता है इन लोगों को, रेफ्यूजीज को। कई बार एक्सप्लॉइटेशन, प्रताड़ित भी होते हैं, है ना, गरीबी और डिपेंडेंसी के साइकिल में जो है वो फंसे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। तो ये चीजें इनकी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, काफी प्रॉब्लम्स जो है वो ये लोग फेस जो है वो करते हैं। अब इंडिया का सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है, इसने कुछ चीजें बताई हैं, जैसे बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन। आज का एक आपके पास टास्क है, मेरे ख्याल से चैप्टर 2, सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर, ये आपका सिटीजनशिप का है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अंदर। उसको जो है पढ़ना आज, आप जो है वो सिटीजनशिप के चैप्टर को पढ़ना है आपको, ये आपका आज का टास्क है। आपको पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप जो है वो इंडिया के अंदर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत किस ग्राउंड्स पर जो है प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, बाकी आपको डिटेल में आज जो है वो पढ़ना है ना। तो है क्या कि श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज जो 1983 के बाद आए, उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स कंसिडर किया जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। तो ये फैक्ट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो भी लोग जो है वो कहां से आए हैं, 1983 के बाद से जो है वो आए हैं, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो लिख लो। तो उनको जो है वो इलीगल जो है वो डिक्लेयर किया जाता है कि भाई ये लोग जो भी आए श्रीलंका से 1983 के बाद, वो लोग जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। और 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी उन्हें एक्सक्लूड करता है। फिर अभी जो मद्रास हाई कोर्ट के कुछ केसेस भी हैं, जैसे कि पी उला गनथन केस 2019 का, अभिरामी एस केस 2022 का, इन्होंने भी यही पॉइंट आउट किया है कि स्टेटलेसनेस आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, कि भाई आप जो व्यक्ति यहां पर इतने समय से रह रहा है, एटलीस्ट उसको सिटीजनशिप तो दो। हर एक इंसान को जीने का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी का, फ्रीडम का अधिकार है ना, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, तो उसको वो अधिकार दो, इंडिया की जमीन पे वो रह रहा है तो सल्यूशन भाई इसका क्या है? तो पहली चीज तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, जो लीगल अनसर्टेनिटीज की प्रॉब्लम रिजॉल्व करे। दूसरा, श्रीलंकन तमिल्स के लिए नेचुरलाइजेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना होगा। तीसरा, कम्युनिटी इंटीग्रेशन के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का एक्सेस देना चाहिए। और चौथा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके हम सेफ रिपैट्रिएशन के ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करें, कि मतलब वो अपने लोगों को वापस ले लें, राइट। तो ये देखिए यार, एक ह्यूमैनिटेरियन या इंसानियत के नजरिए से देखें और ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर इस पूरे मुद्दे को देखा जाए, तो ये चीज बहुत इजीली रिजॉल्व हो सकती है। बट देखो यार, ये जितनी चीज बोलने में आसान लग रही है, उतनी प्रैक्टिकल में ये काफी डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि आप खुद समझो कि जो लोग एग्जाम्पल बाहर से किसी क्षेत्र में एंटर हुए हैं, है ना, तो जो लोग ऑलरेडी उस क्षेत्र में रह रहे हैं उन लोग को तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाहर से आया हुआ व्यक्ति उन लोग के जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसका इस्तेमाल करेगा, जो कि वहां के नेटिव, वहां के मूल निवासी पसंद नहीं करेंगे, है ना। फिर कई बार जो व्यक्ति बाहर से आता है, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशंस डिफरेंट होता है, तो उसको भी जो नेटिव लोग जो होते हैं वो पसंद नहीं करते। तो एक प्रकार की सबसे पहले तो हार्मनी बनानी जरूरी है। या फिर अगर आप किसी, फॉर एग्जाम्पल रेफ्यूजी को अगर इंडियन सिटीजन के तौर पर शामिल कर रहे हो, तो उनको एक अलग प्लेस प्रोवाइड कराओ, एक सेपरेट रीजन जो है वो प्रोवाइड कराओ रहने के पर्पस के लिए, कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र से जो लोग आए वो यहाँ पर रहें। अब आप बोलोगे कि यार ये तो फिर गलत है, ये तो आप डिवीजन क्रिएट करो। नहीं, ये डिवीजन नहीं है, ये अब हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नजरिए से जो है वो देखा जाए, अलग अलग कम्युनिटीज यहाँ पर रहती हैं,
और इसमें कॉन्फ्लिक्ट होने का डर बहुत ज्यादा होता है। तो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने से पहले उनका जो रेसिडेंस है वो दूर रखो। देखो यार क्या होता है, प्रोफेशनली एवरीवन इज गुड, है ना। प्रोफेशनली एवरीवन इज गुड, हर एक इंसान प्रोफेशनली आपको बहुत अच्छा दिखेगा, बट जब आप थोड़ा क्लोज जाते हो ना, तब आपको उसके नेगेटिव चीजें जो है वो सामने नजर आती हैं। बाहर से आप किसी से मिलोगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी के साथ वर्क प्लेस में हाय हेलो है, या बाहर आप निकलते हो किसी के साथ नॉर्मली हाय हेलो जो है वो करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैं काफ़ी सारे बेसिकली यहाँ के जो क्लब्स हैं रेस्टोरेंट हैं, मैं उनमें विजिट करता रहता हूँ, राइट। तो उसके जो ओनर्स हैं दे नो मी वेरी वेल। अब किस तरीके से जानकारी होती है, जब मैं वहाँ पर रहता हूँ तो दे कम टू माई टेबल और फिर अच्छे से बातचीत करते हैं, और सर कैसे हैं, बढ़िया, मैं बढ़िया यार, फर्स्ट क्लास, एवरीथिंग इज गुड, है ना। थोड़ी बहुत ऐसी हल्की फुल्की इधर उधर के मैटर्स पर बात हो गई, एक दो लाइन बस हो गया। तो दैट मीन्स कि दिस इज अ अच्छा रिलेशन, ठीक है भाई, अच्छा हो गया। अब क्या होगा, अब उस बंदे को जब मैं अपने साथ टेबल में बैठाना शुरू करूंगा और बातचीत करना शुरू करूंगा, या उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करूंगा, तो आई गेट टू नो कि भाई उसके अंदर और क्या क्या दिक्कतें हैं। फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। मतलब मेरा सिंपल कहने का मतलब यह है कि जब लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की रीजंस भी ज्यादा बढ़ते हैं। अब ये रेफ्यूजीज हैं, बाहर से आए हैं, इनको इंडियन रेसिडेंट्स या इंडियन सिटीजन से एकदम से, जो नेटिव है इंडिया के यानी कि मूल निवासी हैं, वो एकदम से उनको एक्सेप्ट करें ना करें, दैट इज अगेन इशू ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए उनको एक अलग क्षेत्र में जो है वो रखा जाए, इनिशियली इंडियन सिटीजनशिप जो है वो देकर, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। फिर उसके बाद ऑब्वियस ही बात है कि जब वहां पे रहेंगे, उनमें से कुछ लोग हैं, उनका इंटरेक्शन अच्छा होगा, तो वो उस जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके वो मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी में जो है वो शामिल हो जाएंगे। फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन वो इंडिया के मूल निवासी ही कहलाने लगेंगे एक प्रकार से, है ना। तो वो चीज समझ रहे हो आप। तो इस चीज को बैलेंस करना जरूरी है। जो जितना डिफिकल्ट आसान दिख रही है चीज, उतनी आसान नहीं है। इसको बैलेंस करना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। बट हाँ, हमें अपने कानून को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग अपने दरवाजे पे आए हैं शरण लेने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उनका वेलकम तो करेंगे भाई। ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर के बाहर कोई गरीब आया, भूखा व्यक्ति आया, तो अगर मेरी कैपेसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसको रहने के लिए जगह भी दूंगा, खाने के लिए खाना भी दूंगा। तो दिस इज इंडिया। और ये चीज आपको अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करनी है कि वी ऑलवेज फोकस ऑन ह्यूमैनिटेरियन थिंग्स। मानवता के आधार पर हम जो है वो चीजों को चीजों पर डिसीजन लेते हैं। बस ये टॉपिक बस आपको सुनना था। एक बार मैं आपको स्कैन करवा देता हूँ, ओवरव्यू करवा देता हूँ पूरे टॉपिक को। तो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो यही है। इन्होंने जो है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री से जो है वो यही कहा है कि आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करो, कि भाई एक श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी बेचारा इतने समय से इंडिया में रह रहा है 1984 से, उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं दे रहे हो यार, उसको दे दो। तो ये लिखने विखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जो मैंने टास्क दिया वो आप रख लेना। थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी जो है, ये ऑब्वियसली बात है इंडियन ओरिजिन तमिल से ही है। अब श्रीलंका के अंदर आपने पॉलिटी अगर ध्यान से पढ़ी हो एनसीईआरटी की, तो सिन्हलीज का और तमिल्स का एक बहुत लफड़ा जो है वो श्रीलंका के अंदर चलता रहता था और रहता है ना। सिविल वॉर भी हुए हैं काफी सारे इसी इसी के चक्कर में, है ना। तो ये लोग कई बार जो है वो श्रीलंका के अंदर परेशान होकर इंडियन ओरिजिन तमिल्स वापस आ जाते थे, है ना। तो इनको भी इंडियन ओरिजिन तमिल जो है उनको श्रीलंका जो है भेजा गया था ब्रिटिश रूल के दौरान, और वहीं पर वो बस गए थे। फिर उनके वहां पे श्रीलंका के लोकल लोगों के साथ उनके लफड़े होना शुरू हुए। तो ऐसे करके काफी सारे लोग भागे। श्रीलंका को जब इंडिपेंडेंस मिली 1948 में, तो उस समय सिन्हलीज नेशनलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने जो है वो काफी सारे इंडियन ओरिजिन तमिल्स को जो है वो भगाया कि निकलो बेटा यहां से, तो ये भागे। फिर कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, जैसे हम लोग को श्री मावो शास्त्री पैक्ट 1964 का, श्री मावो इंदिरा गांधी पैक्ट 1974 का। इसका ऑब्जेक्टिव ही यह था कि सिटीजनशिप के मुद्दे को रिजॉल्व किया जाए। बट श्रीलंकन सिविल वॉर फिर होता है 1983 से लेकर 2009 के बीच में। बहुत सारे सिविल वॉर्स हुए जो मैंने अभी आपको बताया, जिसने सिचुएशन और खराब करी। तो रेफ्यूजीज जो इंडिया के अंदर आए हैं 1985 83 के बाद से, उनको इलीगल माइग्रेंट्स डिक्लेयर किया जाता है सिटीजनशिप एक्ट 2003 के तहत। ये लिख लेना, ये आपको शायद पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में ये वाला पॉइंट ना मिले, तो ये वाला पॉइंट लिख लेना। स्टेटलेसनेस क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रेफ्यूजी जो है वो श्रीलंका के, वो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन फेस कर रहे हैं, है ना। इनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। चैलेंजेस जो रेफ्यूजी फेस करते हैं वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं मिल पाते, और लीगल और
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वो हमेशा फेस करते रहते हैं, है ना। सोशल मार्जिनलाइजेशन, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, मेंटल हेल्थ उनकी डिस्टर्ब हो जाती है इस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहने के कारण। फिर इंडियन सिटीजनशिप के बारे में आपको पढ़ना है, ये तो बहुत थोड़ी सी डिटेल्स इसमें दी हुई है। फिर ऐसे काफी सारे केसेस आए जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो यही चीज कही है कि भाई आप जो है वो रिव्यू करो एप्लीकेशन को, रेफ्यूजीज को भी जो है वो मौका दो इंडियन सिटीजन बनने का। तो चैलेंजेस यही है भाई कि हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क जो है वो नहीं है। इंडिया ने जो है वो 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, ये फैक्ट लिख लो, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। हमारी बॉर्डर भी जो है वो अनरेगुलेटेड है, कई बार ओपन बॉर्डर्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, इसलिए काफी सारे लोग यहाँ पर आकर बस जाते हैं चुपचाप। अब देखते हैं दिल्ली में तो आपको बहुत लोग मिलेंगे ऐसे यार। दिल्ली में आपको नहीं पता कि आपको जो घर पे टिफिन देने आ रहा है व्यक्ति, या फिर जो हो सकता है कि आपके साथ रूम में नेक्स्ट मतलब बिल्डिंग में जो है वो रह रहा है, मतलब छोटे से रूम में एज आप कह सकते हो सर्वेंट के तौर पर काम कर रहा है, तो आपको नहीं पता कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है। यू नेवर नो, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो घर में ही लोगों के काम करते हैं, जो इंडियन सिटीजन नहीं होते हैं, वो चुपचाप जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा रिस्की भी होता है कई बार तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी सिर्फ सुनने वाला टॉपिक है। आपको ऑलरेडी पता है साइबर सिक्योरिटी का खतरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। भाई बच के रहो आजकल, आपको पता भी नहीं चलेगा कब बैंक अकाउंट से पैसे जो है वो निकल जाएंगे, इसलिए अवॉइड एवरीथिंग। आजकल तो वो भी हो रहा है ना, क्या बेवकूफ बनाते हैं लोग। मेरे पास तो इतने कॉल्स आते हैं, बट मैं फिरकी भी लेता हूँ कई बार लोगों की। एक बार ली थी मैंने, उसका रिकॉर्डिंग भी जो है वो डाली थी, बट साले ने सुन लिया था। जैसी रिकॉर्डिंग किया तो वो नहीं होता, एक मोबाइल का फीचर अचानक से बोलने लगता है, योर कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड, ऐसे करके नहीं बोलता, योर कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। मतलब खतरनाक इंग्लिश में बोलता है यार, सुन के मजा आ जाता है। तो तो सामने वाले ने सुन लिया, तो मुझे बोल रहा था कि आपका पार्सल मिला है यहाँ पर, फिर इसमें ये ड्रग्स हैं, वो हैं, ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत सारी चीज उसने बोली थी। तो फिर उसने सुन लिया था रिकॉर्डिंग, तो फिर समझ गया था वो, फिर उल्टी बातें करने लगा था। फिर उसने फिर बोला कि कर ले रिकॉर्ड, तू कर ले। मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा अच्छा खासा मैं वायरल कर देता। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा चल भाई रिकॉर्डिंग ऑफ करी है मैंने, तो रिकॉर्डिंग ऑफ करो तो फिर से वो प्रॉम्प्ट बोलता है कि दिस कॉल इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, मतलब ऐसे करके कुछ कुछ बोलता है, रिकॉर्डिंग स्टॉप ऐसे करके कुछ बोलता है। तो उसने सुना कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ली। फिर जब मैंने पूछा उससे, बात करी मैंने, मेरी करीब 15 मिनट उससे बात हुई स्कैमर से। भाई मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा यार ये कैसे करते हो? तो बोलते यार मैंने कहा यार मुझे भी रिकॉर्ड करना था यार, आपने रिकॉर्ड करने नहीं दिया। तो बोलते देखो आपके अगली बार फोन आएगा ना, तो पहले से रिकॉर्डिंग ऑन रखना और चुपचाप रहना है, यानी कि उसको बिल्कुल मतलब उससे बात करते रहो कंटिन्यूस कि अच्छा हाँ भैया, अच्छा हाँ भैया, तो आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। मैंने कहा सही है गुरु। तो फिर मुझे बोलता कि मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा यार ये मतलब फंस जाते हैं लोग? बोलता हाँ सर बहुत फंसते हैं। तो मैंने कहा दिन का कितना कमा लेते हो? तो बोलते कि सर देखो कम से कम 1 लाख रुपए तो हमारे पास कम से कम आ ही जाता है एक दिन का। तो मैंने कहा बहुत सही है। मैंने कहा और कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो? बोलता सर ये तो नहीं बता पाएंगे। मैंने इंडिया से हो बाहर से? बोलते इंडिया से ही है। बट मुझे लग नहीं रहा था कि वो इंडिया से हो, मुझे थोड़ा पाकिस्तानी लहजा उसका जो है वो लग रहा था। और एक बार ऐसे ही मेरे पास स्कैम हुआ था, एक पाकिस्तानी से मेरी बातचीत जो है वो हुई। तो वो क्या कर रहा था, मेरी डीप फेक्स फोटोज वगैरह मेरे कॉन्टेक्ट्स में सर्कुलेट कर रहा था। तो मैंने कहा कर दे, मैंने कहा मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा फर्क जिनका दिल कमजोर दिमाग कमजोर होता है उनको फर्क पड़ता है, अपना तो दोनों ही तेज है, और वो भी नेक्स्ट लेवल है। तो अपने को फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा तू तो वीडियो भेज दे डीप फेक का, तू तो कुछ भी जो करना है तेरे तेरे बस की जो भी वो कर ले, जो करते मैंने तेरे को। अब क्या होता है कि वेन यू, जो आप डरते नहीं हो, अपने हाथ खड़े कर लेते हो, मतलब जो तेरे बस की कर ले, तब सामने वाला फिर कुछ नहीं कर पाता। सामने वाला डराएगा उसको जो डरेगा, बट तुम डरोगे नहीं ना, तो आपको डराएगा नहीं कोई। होता है काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से डराने की कोशिश करते हैं कि इतने पैसे दो नहीं तो ये देखो ये वाली फोटो वायरल कर दूंगा, ये वीडियो वायरल कर दूंगा, और वो पूरे फेक वीडियोस फेक फोटोज होती हैं। किया भी था उसने, मेरे पास कॉल्स भी आए थे कि यार ये क्या चल रहा है। तो मैंने एक वीडियो बना दिया था, मैंने कहा आप टेंशन मत लो, उसको इग्नोर करो। अब मेरे कॉन्टेक्ट्स में ऐसे पावरफुल लोग हैं कि भाई उनको पता है कि ऑब्वियसली बात है कि दीज वीडियोज आर फ्यू, क्योंकि मैं ठंडे दिमाग वाले लोगों को अपने आसपास रखता भी नहीं हूँ, ठंडे टेम्परामेंट वालों को। और आपको भी यही चीज करनी चाहिए, अपने आसपास ये लो टेम्परामेंट ठंडे टेम्परामेंट वाले लोगों को मत रखो, बेकार लोग होते हैं, वीक माइंडसेट वाले। अपने आसपास की कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों को रखो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। फालतू फर्जी लोगों को निकालो अपनी जिंदगी से।
कोई मतलब नहीं है साला। उनके लिए करोगे एक टाइम पर, वही आप आपके पीठ पीछे जो आपकी बुराइयां जो है वो करेंगे, और कुछ नहीं आता इन लोग को। एंटरटेनमेंट आता है बस। एंटरटेनमेंट भी इनका बहुत फर्जी होता है, इसकी बुराई उसकी बुराई है वो। आप लोग का एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट आप लोग को करना है तो जाओ ना भाई, स्नूकर खेलो है। आपके घर के आसपास बटालियन होगा तो राइफल शूटिंग करो। गेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते, चेस खेलो। मैंने देखा है लोग वो लूडो खेल रहे हैं बैठ के। अब एक ब्यूरोक्रेट को कभी लूडो खेलते हुए देखा है क्या? गेम आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करेगी कि हु यू आर है। भाई कुछ नहीं हो रहा तो वो एयर गन जो आती है उसको खरीद लो, दीवार पर जो है वो लगा लो, शूट करने वाला। वो नहीं आता सर्कल, टारगेट, बस बैठे बैठे निकालो, खटाक से लगा दो, ये किया मैंने एनकाउंटर। वो होना चाहिए भाई आपके अंदर जज्बा। तो आपको, आपका गेम ही आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी बातचीत आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करेगा। ये साले साइबर थ्रेड जो प्रोवाइड करा रहे हैं स्कैमर्स, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत गड़बड़। आजकल तो वो ओटीपी वाला एक गड़बड़ हो गया, जैसे ही जीपे खोलोगे ओटीपी डालने का बोलेगा, आपको लगेगा कि लॉक लॉक ओपन कर रहे हैं और निकल गया पैसा। बहुत दिक्कतें चल रही है, बहुत सतर्कता से जो है वो रहने की आवश्यकता है। तो आज के जमाने में साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करना बहुत रिस्की हो सकता है, जानते ही हो आप। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट, इन्होंने ये देखा है कि हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक्स का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एनर्जी, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे सेक्टर्स कितने खतरनाक मतलब हो गए, यानी कि कितने वल्नरेबल हो गए, खतरनाक की मतलब पीड़ित है ना, कि इनको बहुत जल्दी अटैक हो सकता है इनके ऊपर। तो इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले ये लिख लो, साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2025 किसने रिलीज करी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई है। बस अब पूरी चीजों को जो बताते जा रहा हूं ध्यान से सुनो। तो न्यूज यही आई है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन और आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज की वजह से एनर्जी, वाटर, बायोसिक्योरिटी जैसे सेक्टर साइबर अटैक्स के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गए, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। स्कैमर्स है वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट्स और वाटर यूटिलिटी पर हुए अटैक ने इस प्रॉब्लम को और हाईलाइट कर दिया है। इससे वाटर सेफ्टी और ऑपरेशनल डिसरप्शन जैसे इश्यूज सामने आए हैं। तो आओ चीजों को डिटेल में समझते हैं। तो वाटर फैसिलिटीज, एनर्जी सिस्टम और अंडर सी केबल्स, ऐसे सिस्टम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। एक एग्जांपल 2024 का है, जब यूएसए की एक लेटेस्ट वाटर यूटिलिटी पर अटैक किया गया था जिसमें वाटर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई। सोचो आप, यूक्रेन वॉर जैसे कॉन्फ्लिक्ट के कारण साइबर और फिजिकल अटैक और ज्यादा हो रहे हैं। एनर्जी और टेलीकॉम सेक्टर इसमें सबसे ज्यादा टारगेट बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे टेक्नोलॉजीज का मिसयूज का रिस्क भी बढ़ गया है। साउथ अफ्रीका, यूके की लेबोरेटरीज पर हुए साइबर अटैक्स ने रिसर्च और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को डिसरप्ट कर दिया। सोचो आप, एक एक जगह पर हम लोग जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, और वहां पर आप सोचो, मतलब एक बायो सिक्योरिटी रिस्क कितना बढ़ सकता है यार। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम कर रहे हो, आप डीएनए एनालिसिस कर रहे हो, एक व्यक्ति कहीं दूर से बैठे हुए आपके कंप्यूटर को हैक करके उसकी कोडिंग चेंज कर देगा। तो आप किसी को जो है वो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्लांट है, आप एक प्लांट जो है उसको पेस्ट फ्री बना रहे हो, है ना, किसी ने दूर बैठे बैठे आपकी कोडिंग जो है वो चेंज कर दी, तो पेस्ट फ्री फ्री से जो है वो क्या बन जाएगा? इन्वेजिव, आक्रामक प्रजाति बन सकती है। तो ये कितना खतरनाक है कि किसी की रिसर्च को ही आप जो है वो गड़बड़ कर दो। तो इससे बायो सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ता है। ये चीज जो है वो सामने आ गई। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स टूटे जा सकते हैं। एक शॉकिंग फैक्ट यह है कि दुनिया में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की कमी लगभग 4.8 मिलियन तक पहुंच गई है। सिर्फ 14% ऑर्गेनाइजेशन के पास स्किल्ड वर्कफोर्स है जो आज की साइबर चैलेंजेस को हैंडल कर सके। 2023 में साइबर क्राइम से होने वाले लॉसेस 12.5 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा थे। समझ रहे हो आप? तो ये एक बहुत ही खतरनाक इंडस्ट्री जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि आप ऑलरेडी जानती हो, मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं और कुछ नहीं इसमें। तो डेवलपिंग कंट्रीज और छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइबर रेजिलियंस बनाना मुश्किल हो रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में प्रिपेयर्डनेस काफी लो है। ग्लोबल इनइक्वालिटीज को और
ये बढ़ाता है, इंटरनेशनल कॉपरेशन की हमें आज की डेट में आवश्यकता है। तो सरकार को वाटर और एनर्जी सिस्टम जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने पर फोकस करना होगा। प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप जरूरी है ताकि थ्रेट इंटेलिजेंस शेयर की जा सके और रेजिलियंस बढ़ाया जा सके, यानी कि प्रोटेक्शन बढ़ाई जा सके। एजुकेशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग को एक्सेसिबल बनाना होगा, और अटैक से बचने के अलावा रैपिड रिस्पॉन्स और क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। यूएन और G20 जैसे प्लेटफॉर्म पर कोलैबोरेशन होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है उनके साथ जो है वो मिलकर हम काम करें। तो साइबर सिक्योरिटी एक टेक्निकल इशू नहीं है गाइस, ये एक ग्लोबल चैलेंज बनता जा रहा है। तो ये आप ऑलरेडी जान ही रहे हैं कि हर किसी की लाइफ को जो है ये बुरी तरह से जो है वो अफेक्ट कर रहा है। बस ये बेसिक सा टॉपिक था सुनने वाला, इसकी रिपोर्ट जो है वो किसने रिलीज करी है, बस वो चीज आपको ध्यान में रखनी थी, दैट्स इट। अब देखो, आपने सुना होगा कि एक्सरसाइज मसल के लिए अच्छी होती है, यस, कि रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्सरसाइज आपके न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन सेल्स की ग्रोथ को भी बूस्ट करती है। तो दैट्स वाई जितने भी आप देखते होंगे कि जो भी रिच लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनका एक रूटीन होता है मॉर्निंग एक्सरसाइज का, कि वो अपनी बॉडी पर एक पर्टिकुलर 24 घंटे में एक ना एक टाइम जो है वो देते हैं। जितने भी स्टार्स देख लो आप, फिल्म स्टार, ये तो जरूरी होता ही है। बट फिर भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हर एक व्यक्ति जो अच्छी पोजीशन पे है वो आपको देखने को मिलेगा कि वो अपनी बॉडी को जो है वो, चाहे वो योगा कर रहा हो, मेडिटेशन कर रहा हो, किसी ना किसी प्रकार की वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, क्योंकि ब्रेन सेल्स की भी ग्रोथ के लिए काफी अच्छी होती है। तो आज हम बात करेंगे एमआईटी के एक रीसेंट स्टडी के बारे में जो एक्सरसाइज और न्यूरोनल ग्रोथ के बीच एक नई कनेक्शन को रिवील कर रहा है। तो आप इस टॉपिक को सिर्फ सुनो, बाकी और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक के अंदर। तो देखो, आपको तो बस यही समझना है कि मसल्स और नर्व्स के बारे में हम समझेंगे और इनके बीच के कनेक्शंस को डिस्कस करेंगे। अब देखो, स्केलेटल मसल्स जो वॉलंटरी मूवमेंट के लिए होती हैं, भाई मैंने अपना हाथ उठाया, राइट, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, स्केलेटल मसल्स का उपयोग जो है वो कर रहा हूँ। फिर कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो हार्ट को पंप करती हैं, है ना। और स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स को रेगुलेट करती हैं, जैसे कि पेट में खाना जा रहा है ना, वो सब चीजें। तो ये अलग अलग टाइप की मसल्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं, है ना। फिर ऐसे ही नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस का हिस्सा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। फिर एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी के दूसरे नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले यह माना जाता था कि सिर्फ नर्व्स मसल्स को कंट्रोल करती हैं, लेकिन अब पता चला है कि ये रिलेशन टू वे है, मतलब मसल्स भी नर्व्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं कि भाई ये नर्व से ही जो है वो मसल कंट्रोल होती है, बट नहीं, अब बोला जा रहा है कि टू वे कनेक्शन है, ये मसल्स भी जो है वो नर्व को जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं एक स्टडी की कोर डिस्कवरी पर, जिसको बोलते हैं म्योकीन्स। क्या? म्योकीन्स। अब ये चीज जो है वो आप थोड़ी सी लिख लो, म्योकीन्स, MYOKINES, ये आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, म्योकीन्स। अब सुनो, ये प्रोटीन है जो एक्सरसाइज के टाइम मसल से रिलीज होते हैं। क्या है ये? पहला पॉइंट, ये प्रोटीन है जो सीक्रेट होते हैं मसल से ड्यूरिंग एक्सरसाइज, लिख लो। म्योकीन्स इज अ प्रोटीन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और न्यूरॉन्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट एनहांसेस द न्यूरल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। तो एक्सरसाइज करने से इंसान की ब्रेन डेवलप करेगा। तो रिसर्च के रिजल्ट के हिसाब से म्योकिन न्यूरॉन्स को 4x फास्टर ग्रो करते हैं, 4 गुना ज्यादा ग्रो करते हैं, न्यूरल मैच्योरिटी और कनेक्टिविटी को भी एनहांस करते हैं। तो ये रिसर्च जेनेटिक लेवल पर भी प्रूव की गई है। म्योकिन्स एक्शन डेवलपमेंट और न्यूरॉन कनेक्टिविटी के लिए काफी जरूरी है। अब सिर्फ म्योकिन्स ही नहीं गाइस, मसल कॉन्ट्रैक्शंस या फिजिकल स्ट्रेस भी न्यूरॉन्स की ग्रोथ को बूस्ट करता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब जो मैकेनिकल स्ट्रेचिंग होती है उसका न्यूरॉन्स पर सिमिलर इंपैक्ट होता है जैसे बायोकेमिकल सिमुलेशन पर। तो यही चीज है बस, बाकी और इसके अंदर और कुछ ध्यान में रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये डिस्कवरी मेडिकल साइंस के लिए गेम चेंजर बन सकती है। नर्व इंजरीज और न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज जैसे कि ALS के लिए एक्सरसाइज बेस्ड थेरेपीज डेवलप की जा सकती है, यानी कि जिसको मेंटल इश्यूज है ना। एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझे मेमोरी लॉस की बड़ी प्रॉब्लम है, तो भाई आपके हस्बैंड तो ऑलरेडी जो है वो फिटनेस में है, तो आप भी किया करो, आप भी जब जाती हो उनके साथ तो भाई बढ़िया एक्सरसाइज किया करो, बेहतरीन है। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर योर ब्रेन। देखो कितना अच्छा आपको एक मौका मिल गया एक्सरसाइज जो है वो करने का, है। बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर।
अब ये मैप से रिलेटेड टॉपिक है भाई, वीडियो को पॉज करो, मैप की तरफ देखो और ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की। सिमिलरली ये भी मैप से रिलेटेड ही टॉपिक है, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। और गल्फ ऑफ एडन और रेड सी से रिलेटेड ये एक टॉपिक है कि यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर क्या चैलेंजेस है, ग्लोबल ट्रेड पर इसका क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका आंसर देने की। तो आज सैटरडे है, अब मैं मिलूंगा आपसे मंडे वाले दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, जय हिंद।